स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की प्रेस वार्ता में। चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है चूंकि देश में एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व कर रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के द्वारा यह निर्णय किया गया है, इसलिए जो विपक्षी दल हैं, प्रमुख रूप से कांग्रेस, उनको यह बात हजम नहीं हो रही है और लगातार भ्रम का वातावरण बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। पहले दिन से वो इस बात को कह रहे हैं कि इसको अपने राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकारें नहीं है वहां इसको लागू नहीं करेंगे। देश में संविधान है, देश के भीतर एक संघीय ढांचा है, नागरिकता का मुद्दा केंद्र का है। केंद्र अगर किसी को नागरिकता देने की घोषणा कर देता है या नागरिकता प्रदान कर देता है तो किसी राज्य के अधिकार का विषय यह नहीं है कि उसकी नागरिकता को वो रोक सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी इस बात को भली भांति जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मुसलमान भाइयों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे उन मुसलमान भाइयों को जो सड़कों पर निकले, उनमें से अनेकों को यह विषय ही नहीं पता था कि वास्तव में मुद्दा क्या है। किसी भी तरह से देश में वातावरण खराब हो, मुस्लिम और गैर मुस्लिम या हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दीवार खड़ी हो, एक विभाजन रेखा खड़ी हो, जो कांग्रेस बरसों से करती चली आ रही है, उसी दिशा में देश को ढकेलने की कोशिश आज कांग्रेस के द्वारा हो रही है। देश जानना चाहता है कि आखिरकार क्या कारण है। साफ साफ कहा है कि केवल धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर आने वाले लोगों को नागरिकता देने की बात है। किसी की नागरिकता हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यह बयान देना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि मध्य प्रदेश की धरती पर इसको हम लागू नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मध्य प्रदेश का माहौल खराब हो, ध्रुवीकरण हो धर्म के आधार पर, यह कोशिश कांग्रेस कर रही है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 25 तारीख को वो पैदल मार्च निकालेंगे। किसके खिलाफ पैदल मार्च निकालोगे आप? देश में आए हुए उन लोगों के जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर देश में आए हैं, अपनी बहन बेटियों की इज्जत गंवाकर आए हैं, अपने परिवार के पुरुषों की जान गंवाकर जो यहां पर आए हैं, आप उनके खिलाफ हो? आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कहीं से भी हमारे मुस्लिम भाइयों का कोई नुकसान नहीं है। केंद्र की सरकार ने इस कानून में कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं किया जिससे हमारे किसी भी मुस्लिम भाई का नुकसान होता हो। बार बार ये बात बोली जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस इस पर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। यहां जबलपुर में भी जो कुछ हुआ, यह सोची समझी साजिश के तहत हुआ। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। बरसों से जो जबलपुर में नहीं हुआ, बरसों से जो मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, वो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम कहीं से भी हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में कोई दीवार खड़ी करना नहीं चाहते, लेकिन भ्रम फैलाकर कांग्रेस ये कोशिश कर रही है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया है, हम सकारात्मक राजनीति करेंगे, सार्थक। और रायपुर से खबर आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में आदर्श आचार संहिता भी इसी के साथ लागू हो चुकी है और 30 दिसंबर को नोटिफिकेशन इसके लिए जारी होगा। 30 दिसंबर को मतदान सूची का प्रकाशन होगा और तीन चरणों में पंचायत चुनाव होने वाले। 6 जनवरी तक नामांकन भरे जाएंगे। 7 जनवरी को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 9 जनवरी को नाम वापस लेने की तारीख है। 28 जनवरी को पहले चरण के लिए मतदान होगा और 31 जनवरी को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी और 3 फरवरी को तीसरे चरण के लिए मतदान होगा। इसके साथ ही तीनों चरण समाप्त होने के बाद मतदान के दिन ही वोटों की गिनती हो जाएगी और गैर दलीय आधार पर पंचायत चुनाव होने हैं। और इस बार खास ये भी है कि पंचायत चुनाव में 1 नोटा का विकल्प होगा नहीं। पंच, सरपंच और जिला अध्यक्ष के लिए
ये चुनाव होगा। एक व्यक्ति को 2 पदों के लिए चुनाव व्यक्ति लड़ सकता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इसी के साथ आदर्श आचार संहिता भी राज्य में लागू हो गई। सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया। बिल्कुल पुनीत, जिस तरह से ये निकाय चुनाव कल मतगणना होगी, लेकिन उससे पहले ही आज राज्य निर्वाचन आयोग ने जो राज्य त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं उनका ऐलान कर दिया है और 28 जनवरी को पहले 3 चरणों में ये चुनाव होंगे। एक 28 जनवरी को होगा, फिर 31 जनवरी को और 3 फरवरी को। ये 3 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। उसकी पूरी तैयारियां की गई हैं। बड़ा इसमें महकमा लगता है। तो 1 करोड़ 40 लाख से भी अधिक मतदाता इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होंगे और सारी तैयारियां की गई हैं। अमला, क्योंकि बड़ा इसमें चुनाव होता है और 3 चरणों में होना है, तो ये माना जाएगा जिस तरह से, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाकों में पंचायत में माओवादियों का बड़ा दखल रहता है, तो उसके लिए समय भी निर्धारित किया गया है। सुबह 6 से पौने 7 बजे, 6:45 से 2 बजे तक मतदान कराया जाएगा और कुछ जगहों पे जो है 7 से 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। तो इस तरह से जो है समय भी निर्धारित कर दिया गया है। तो 28 जनवरी और 31 जनवरी और 3 फरवरी 3 चरणों में ये त्रिस्तरीय पंचायत संपन्न कराए जाएंगे चुनाव। और काउंटिंग किस दिन होगी? तीनों चरणों की जिस दिन मतदान हो जाएगा उसी दिन काउंटिंग होगी या 3 फरवरी को ही काउंटिंग होगी? ये काउंटिंग, क्योंकि ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, तो जिस दिन मतदान होगा उसी दिन जो मतगणना की जो प्रक्रिया होती है वो उसी बूथ पे, जहाँ पे बूथ बनाए जाएंगे, क्योंकि 3 अलग अलग फेसों में बूथ बनाए जाएंगे, वहीं काउंटिंग हो जाएगी। शुक्रिया आपका सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और 30 दिसंबर को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा और इसके साथ ही 3 चरणों में दरअसल ये चुनाव होने, 30 दिसंबर को मतदान सूची का प्रकाशन भी होना है। इसके बाद 3 चरणों में पंचायत चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। गैर दलीय आधार पर होगा, नोटा का विकल्प नहीं होगा। मतदान के दिन ही वोटों की गिनती हो जाएगी और 3 चरण, 28 जनवरी को पहला चरण, 31 जनवरी को दूसरा और 3 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होगा और उसी दिन वोटों की गिनती भी संपन्न करा ली जाएगी। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे पर मध्य प्रदेश से मंत्री जीतू पटवारी की तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा कि ये नतीजे बीजेपी को तमाचा मारते हैं। देश में बंटवारे की राजनीति नहीं चलती। बीजेपी के सभी एजेंटों को आम जनता ने नकार दिया। साध्वी प्रज्ञा के वीडियो पर जीतू पटवारी ने कहा है कि प्रज्ञा ठाकुर हर बार भोपाल की जनता को यह एहसास दिलाती हैं कि उन्होंने उन्हें वोट देकर बड़ी गलती कर दी। पटवारी से बात की हमारी दिल्ली संवाददाता रंजीता झा ने। पटवारी हमारे साथ है बात करने के लिए। जीतू जी, झारखंड के जो नतीजे हैं वो कांग्रेस गठबंधन के तरफ है, उनके फेवर में है, किस तरह से इसे देखते हैं? ये नरेंद्र मोदी के विचारों पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की केंद्र की नीतियों पर देश का एक तमाचा है। आप देखो देश क्या चाहता है, ये नरेंद्र मोदी को संदेश दिया, वो भाईचारा चाहता है। भारत की संविधान की मूल भावना के अनुरूप देश एकजुटता का चाहता है, बढ़ती हुई देश की व्यवस्था नहीं चाहता है। वो अर्थव्यवस्था पे बात करना चाहता है, लोकतंत्र में रोजगार, जीवन स्तर ऊपर कैसे उठे, व्यापार व्यवसाय कैसे बढ़े, इस पे बात करना चाहता है। झारखंड के चुनाव ये सब संकेत दे रहा है। लेकिन झारखंड के चुनाव में बीजेपी का जो एजेंडा था वो 370 था, CAA था, राम मंदिर का जिक्र करते नजर आए पीएम और गृह मंत्री। ये सब एजेंडों के बाद वो हारे हैं। इसका मतलब है कि देश की जनता का मूड समझे। देश की जनता चाहती है कि हमने आप पे भरोसा किया, लोकतंत्र व्यवस्था के स्वरूप आप आर्थिक व्यवस्थाओं में देश को नंबर 1 लाओ, आप बातें दूसरे मुद्दों से भटकाने की करते हो, इसलिए आपको हराएंगे। मोदी की बातों पर लोगों ने मोहर लगाई कि आप झूठे हो। अंतिम सवाल आपसे, आपके अपने प्रदेश से जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा का वीडियो सामने आया है, किस तरह से आप उसे देखते हैं?
साध्वी प्रज्ञा बार बार ये देश को संदेश देती है कि मुझे वोट देके आपने गलती की। भोपाल वासियों को बार बार ये संदेश देती है कि मुझे वोट देके भोपाल की जनता ने गलती की। वो लोकतंत्र के जनप्रतिनिधि के किसी मापदंड को नहीं मानती और बार बार वोट का अपमान करती है। मैं मानता हूँ लोगों को समझ आया कि किसे हमें वोट देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा उससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। चलिए, धन्यवाद। तो जीतू पटवारी जी का साफ तौर पर ये कहना कि जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर का जो वीडियो सामने आया है, ऐसे में बार बार जो प्रज्ञा ठाकुर करती है वो कहीं ना कहीं देश की जो खासकर भोपाल की जनता है उसका अपमान करती है और ये बताती है कि उनको वोट देकर भोपाल की जनता ने गलती कर दी है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने झारखंड में बीजेपी की हार की वजह भ्रष्टाचार को बताया। राजपूत ने कहा कि कांग्रेस की मेहनत का असर दिखने लगा है। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात की और कहा कि एक बार फिर ईवीएम पर उन्होंने सवाल उठाए। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ हुई थी। झारखंड से बीजेपी के लिए बुरी खबर है तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। कांग्रेस सत्ता के करीब है और प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, झारखंड में जिस तरीके से उलटफेर हुआ है, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, झारखंड में भाजपा सरकार नहीं आएगी ऐसा हम लोगों को पहले से लग रहा था। इसका मुख्य कारण वहां के अनेक लोकल मुद्दे तो हैं ही, पर भ्रष्टाचार वहां बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। मुख्यमंत्री पर स्वयं आरोप लगे हैं और आरोप अब सिद्ध भी हो चुके हैं, क्योंकि भाजपा का पूर्व मंत्री जिसको भाजपा ने टिकट नहीं दिया और वो निर्दलीय खड़े हुए, उन्होंने ही मुख्यमंत्री को हरा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो रुझान पहले से हम लोगों के पक्ष में थे और मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस अलायंस वहां सरकार बना रही है। सर, अभी तक कांग्रेस कहती रही है कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अब यहां से जो नतीजे निकल कर आ रहे हैं उसके बाद क्या मत है? मैं आज भी उस बात पर अपनी बात, स्वयं की बात को लेकर सहमत हूं कि ईवीएम का खेल तो होता है। जब केंद्र के चुनाव होते हैं तो ईवीएम का पूरा खेल होता है, क्योंकि अब जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, हरियाणा में भी बहुत कम वोटों, फुल फ्लैश बहुमत में भाजपा नहीं आई। तो केंद्र के बड़े नेता जो हैं, वो जहां तक मेरा व्यक्तिगत राय है कि वो हवा का रुख देकर काम करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर अभी भी कशमकश है। बार बार कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद हो जाएगा। सीएम कमलनाथ दोहरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखिए, मैं तो अपनी बात पर आज भी कहता हूं कि अध्यक्ष का निर्णय जल्दी होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी डबल जवाबदेही निभा रहे हैं और मैं समझता हूं मुख्यमंत्री को बहुत काम होते हैं। तो अध्यक्ष का निर्णय जल्दी होना चाहिए। जो भी बने, हाईकमान का निर्णय जल्दी करना चाहिए। तो प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान जल्द होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा झारखंड से कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर है कि वहां पर अब बीजेपी सत्ता से बाहर होने जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर राशन दुकानों पर समय पर राशन नहीं मिलने के मामले में सियासत शुरू हो गई है। एक और जहां बीजेपी इस मामले में हमलावर है, तो सरकार ने खुद विधानसभा में माना कि राशन दुकानों पर राशन तय समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। साथ ही इस पर किसी की जिम्मेदारी भी तय नहीं की जा सकती। इसके पीछे विभाग की ओर से टेंडर प्रक्रिया में देरी और दुकानों की कमी को वजह बताया गया। राशन दुकानों की बदहाली को लेकर अब बीजेपी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उज्जैन में बैंक ऑफ इंडिया के पिछले दिनों 30 लाख रुपए का चोरी हुआ सोना मिल चुका है। पुलिस की सख्ती के चलते आज सुबह कोई अज्ञात शख्स बैंक की खिड़की से सोना फेंककर फरार हो गया। बैंक में सोना फेंकने वाले की तस्वीर भी सीसीटीवी में कैद हो गई है, लेकिन आरोपी ने अपना मुंह कपड़े से छिपा रखा है। सोना मिलने के बाद बैंक कर्मियों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि पिछले दिनों बैंक से सोना बड़े रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ था, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। और देखिए तस्वीर, सीसीटीवी की तस्वीर भी, हालांकि चेहरा कपड़े से ढक रखा है, लेकिन ये सोना, बैंक में ही सोना फेंककर आरोपी भाग निकला। पुलिस के डर से आरोपी ने जिस तरीके से सख्ती पुलिस दिखा रही थी, उसके बाद ये सोना आखिरकार वापस आया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खास खबर आप देख रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में भेजे जाने की अटकलें अब तेज हो गई हैं।
पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सिंधिया जैसा कैलिबर वाला नेता ऐसी जगह रहना चाहिए जो इस देश और प्रदेश के लिए आवाज बुलंद कर सके। उन्होंने हाईकमान को भी सलाह दी कि वो ऐसे नेताओं को जरूर लाइमलाइट में रखें जिनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता है। उसके बाद इस बयान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा में भेजे जाने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। बता दें कि अगले साल मध्य प्रदेश राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं और उन्हीं में से एक सीट पर सिंधिया को सांसद बनाकर उच्च सदन में भेजा जा सकता है। अच्छा है, नहीं अच्छा है। कैलिबर वाला लीडर बिल्कुल रहना चाहिए, ऐसी जगह जहां आवाज बुलंद कर सके इस देश और प्रदेश के लिए। राज्यसभा में जाने के लिए आपका देखिए, मैं तो कहता हूँ कि हाईकमान जो निर्णय ले इस तरह का बिल्कुल सोच समझ के ले और उन कैलिबर वाले नेताओं को जरूर लाइमलाइट में रखे, आगे बढ़ा के रखे, जिनमें कैलिबर है, जिनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता है। प्रज्ञा ठाकुर ने आरोप लगाए हैं, स्पाइस जेट के स्टाफ पर आरोप लगाए कि इमरजेंसी सीट बताकर मुझे हटा दिया गया, मैं दादागिरी सहन नहीं करूंगी, ये प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं। ये प्लेन में सीट विवाद का ये पूरा मामला, सफर करने के दौरान का ये मामला, और प्रज्ञा ठाकुर ने पहले जो पूरा मामला सामने आया था तो उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि उन्हें सीट नहीं दी गई, उन्होंने धरना दिया था। स्पाइस जेट ने इसके बाद सफाई दी। अब प्रज्ञा ठाकुर ने आरोप लगाए स्पाइस जेट के खिलाफ, स्पाइस जेट के स्टाफ पर आरोप लगाए कि इमरजेंसी सीट बताकर मुझे हटा दिया गया, मैं दादागिरी सहन नहीं करूंगी। इस बीच आपको बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर का एक वीडियो भी सामने आया प्लेन का। मुझे रूल बुक दीजिए जिससे हर व्यक्ति का अधिकार है और वो अधिकार व्यक्ति के पास होना है, जानना चाहिए, उसको जानने का अधिकार है। आप फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं, मैं एक जिम्मेदार सांसद हूं और एक व्यक्ति भी हूं। मैं चाहती हूं इस बात को कि कैसे भी करके अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो वो उन नियमों के अंतर्गत यात्रा करें जिसमें हम भी सुरक्षित रहें और बाकी सभी पूरी फ्लाइट के जितने यात्री हैं वो सुरक्षित रहें और फ्लाइट सुरक्षित रहे। आपको ये भी जानकारी होगी कि मैं वहां की मेंबर होती हूं, मैं वहां की चेयरमैन होती हूं, मेरे अंडर में 6 सदस्य आते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के। मैं उन सदस्यों को या मैं जनता को क्या जवाब दूंगी अगर मैं ही गलत करूंगी तो ये दादागिरी ये किसी की सहन नहीं की जाएगी, ये नियम विरुद्ध कार्य किसी का सहन नहीं किया जाएगा, ना हम नियम तोड़ेंगे और न तोड़ने देंगे। मैं आगे भी कार्रवाई करूंगी, मंत्री जी के पास जाऊंगी और भी अगर आवश्यकता पड़ती है मैं वहां भी कार्यवाही करूंगी, क्योंकि ये जो गलत है उसके विरुद्ध तो आवाज उठानी ही चाहिए। और प्रज्ञा ठाकुर का फ्लाइट विवाद जो मामला है, इस पे जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने प्रज्ञा ठाकुर पर निशाना साधा है। कहा है कि ये भोपाल की जनता का दुर्भाग्य है, लाखों वोट से जिताकर संसद तक पहुंचाया और वो हवाई जहाज में सीट के लिए लड़ाई कर रही हैं। प्रज्ञा को अगर झगड़ना है तो केंद्र सरकार से झगड़ना चाहिए, 1600 करोड़ का एमपी का हक उसे दिलवाया जाए। प्रज्ञा ठाकुर एमपी के लिए केंद्र से लड़ाई करें, एमपी के लिए पीएम गृह मंत्री से लड़ाई लड़ें, ये उनको करना चाहिए, न कि सीट के लिए उन्हें झगड़ा करना चाहिए। पहले आपको बता देते एक वीडियो जो फ्लाइट के भीतर का है उसमें क्या हुआ था और उसके बाद फिर पीसी शर्मा ने क्या कहा है, देखिए ये वीडियो। बिल्कुल ठीक लाइन के प्रतिनिधि है ना, आपका काम हमें परेशान करना नहीं है। एग्जैक्टली, अब अगली फ्लाइट लेके आ जाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट हम भी सुनो, हम भी इससे क्यों जा रहे होंगे जब इसमें फर्स्ट क्लास नहीं है, मेरी सुविधा नहीं है तो मैं क्यों जा रही हूँ? कोई तो कारण होगा। ऐसा है, आपका राइट नहीं है फर्स्ट क्लास। भैया सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा राइट क्लास का है। सुनिए, आपको इतना मॉरल कंपस होना चाहिए कि अगर आपकी वजह से एक आदमी और भी परेशान हो रहा है, यू शुड ओन अप बिकॉज यू आर द लीडर। आपको इस बात की शर्म नहीं है कि 50 लोगों को यू हैव हेल्ड पीपल एट रैंसम। बिल्कुल ठीक लाइन के प्रतिनिधि है ना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।